हाय, माई सेल्फ वीके चंद्रा। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है RTI, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए 2005 में एक रूल बनाया गया, यूँ समझ लीजिए कि एक अधिकार उन्हें दिया गया कि भारत के किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी जो ऑफिस है या डिपार्टमेंट है उसके अंदर क्या क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी आम पब्लिक को हो सके, है ना। क्योंकि ऑफिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जिनकी जानकारी पब्लिक को पहले नहीं होती थी, और किसी चीज़ में अगर पूछा जाता था तो जनरली डिनाई कर दिया जाता था कि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, आपको नहीं बताई जा सकती हैं। लेकिन बाद में सरकार को ये लगा कि जनता है और जनता के पैसे से यानी कि टैक्स से ही सारा सिस्टम चलता है, तो जनता का अधिकार है कि उस पैसे का खर्च कहाँ पे किया जाता है या उस पैसे से जो सैलरी एक तरह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को जो दी जाती है वो सही से जनता के फेवर में काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा एक्ट है, बहुत सारे लोगों को पता भी है। RTI सुनते रहते होंगे आप, है ना। मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, लेकिन उसकी सच्चाई बाद में समझ में आती है कि जब आप उसको प्रैक्टिकल करते हैं। और वैसे भी कोई भी चीज़ तब ज़्यादा समझ में आती है जब आप उसको प्रैक्टिकल के तौर पे करते हैं। तो ऐसे ही था, मुझे भी सिंपली जो हमने पढ़ा था कि ये लगता था कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मांगिए तो आपको तुरंत उसमें मिल जाता है और 10 रुपये का आप उसमें लगा सकते हैं जो टिकट और या जो उनकी जो फीस होती है, तो आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ये तो जनता के फेवर में हुआ कि भाई जनता को ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो बहुत सारे लोगों ने ये जो इंफॉर्मेशन थी उनसे मांगी। जैसे भी जो भी प्रोसीजर उसका होता है, प्रोसीजर सिंपल ही होता है कि आप एक उनको चिट्ठी लिखिए और चिट्ठी के साथ में ये लिख लीजिए कि साहब 10 रुपये का हमने पोस्टल ऑर्डर या जो भी है वो आपको हमने भेज दिया है और इन पॉइंट पे आप हमें ये जानकारी दे दीजिए। जानकारी सिंपली कैसे हो सकती है कि भाई ये इसमें कैसे हो गया या इधर कैसे हो गया, ये काम कैसे हो गया, या इसमें कितना खर्चा हो गया, या जो भी, यानी कि कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे आप जनरली ये कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उनसे पूछे। तो जनरली क्या होता है कि डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, अच्छी भी चीज़ें चलती रहती हैं, बुरी भी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। और उनकी चीज़ें बाहर उजागर ना हो, इस चीज़ का जो खराब चीज़ें जो होती हैं उनको रोकने का भरपूर प्रयास एक तरह से किया जाता है ना। तो अगर किसी ने सूचना मांगी कि भाई ये बताइए कि आप ये चीज़ें हमें दे दीजिए, अब कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि वो सूचनाएं ऐसी होती हैं कि अगर वो बाहर निकल जाएं तो बड़ी मुश्किल में वो लोग पढ़ सकते हैं। तो फिर उनके स्तर से या उनके लेवल से उसमें अगर वो डिपेंड करता है कि किस तरह का मामला है, तो उनके लेवल से भी ये किया जाता है कि इसको किसी तरह से रोक लिया जाए, या फिर जो सूचना मांगने वाला है उससे फ़ोन किया जाए, उसे बताया जाए, या जो भी कॉम्प्रोमाइज़ का एक तरफ से मामला होता है, ये बड़े मामलों में एक तरह से होता है। या फिर कई बारी क्या होता है कि जो वहाँ के जिसको सूचना देनी होती है या जो उस सूचना को एक तरह से छुपाना चाहता है, वो एक तरह से घात किस्म के व्यक्ति, एक तरह घाग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वीडियो का टॉपिक है वही एक तरह से घाग है, वो अपने आप में जरा ज्यादा ही समझदार, या यूं समझ लीजिए कि बहुत समझदार होते हैं, है ना। और पब्लिक तो पब्लिक है, पब्लिक को तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया है कि जिसके अंदर ये पूछते हैं कि कभी किसी से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, है ना। तो जनरली क्या करने पूछने का मतलब उनका ये होता है कि आपके बारे में एक मोटा मोटा अनुमान लगाना कि आपको कितनी इज्जत दी जाए, है ना। तो आप कहीं पे कोई अधिकारी हैं या क्या करता है, या इस तरह से ही अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन ऐसा हमारे हिसाब से नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में इतना हो कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, है ना। वो एक अलग टॉपिक है, कभी उस पर हम बात कभी अलग से करेंगे। तो टॉपिक पे अगर हम आ जाएं तो वो बड़े घात होते हैं। अब उन्हें इंफॉर्मेशन छुपानी है तो वो क्या करते हैं कि अपने हिसाब से कुछ और इंटरप्रिटेशन बना करके आपको दे देंगे, जबकि पता उन्हें भी है ना। उन्हें पता है कि इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या क्लॉज हैं, कितनी धाराएं हैं, कितनी सब धाराएं हैं, वो सब कुछ पता मैं उम्मीद करता हूं कि होता होगा। वो जनरली कई बार नहीं पता होता है, और शायद
जो मेरा अनुभव है उससे तो ये पता लगता है कि उन्हें शायद पता नहीं होता हो। कुछ लोगों को पता होता होगा, है ना, लेकिन जो अनुभव हमारा है उस तरह से तो पता नहीं होता होगा। हाँ, लेकिन उनको ये जरूर पता होता है कि इस चीज को डिनाई कैसे करना है ना, एक तरह से क्यों रिजेक्ट कैसे करना है। रिजेक्ट करने के लिए उनके पास में बहुत तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि वो ये आपको कह लेते हैं कि इस सूचना से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास में ये सब चीजें नहीं है, ऐसे लिख देंगे। अब वो आपको भेज देंगे, तो जनरली इंटेंशन ये होती है कि आप फिर भूल जाएंगे, छोड़ो कौन चक्कर में पड़े, है ना। लेकिन अगर आपने को जानकारी है तो आप ये लिख सकते हैं उसमें कि ठीक है, आपको अगर ये पता नहीं है तो जिसको पता है आप उसे ट्रांसफर कर दीजिए, है ना। तो ये आप कुछ लोगों को शायद पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो उन्हें लगा कि ये क्या बात हो गई। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, मैं अपने वीडियोस के अंदर कहता भी हूं कि पढ़िए, और पढ़िए इसलिए पढ़िए कि आपको समझना है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये RTI 2005 में आया था, और उसके बाद में ज़्यादातर लोगों का, हम लोगों का तारुफ होता नहीं है उस चीज़ों से, क्योंकि अधिकतर लोग अपने काम धंधे से ही इतने बिजी होते हैं कि इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो इन चीज़ों से डील करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले निकाल लिया ये, जिसमें आप देख रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जो घाघ लोग होते हैं उनके साथ में आपको फिर उन्हीं के तरीके से उनको जवाब देना होता है, या यूं समझ लीजिए कि वो खेल एक तरह से हो जाता है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। तो मैंने एक जगह उनसे कहा था कि आप ये इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए, तो उन्होंने हमें सीधा सीधा लिख करके ये दे दिया कि आपने जो सवाल पूछे हैं वो प्रश्नवाचक एक तरह से पूछे हैं, और प्रश्नवाचक क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए हैं, हम बाध्य नहीं हैं। तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, मुझे भी लगा कि हाँ भाई ठीक है प्रश्नवाचक, लेकिन मुझे समझ में ये आया कि प्रश्नवाचक, अब कोई भी आदमी सूचना मांगेगा तो सवाल ही तो करेगा, है ना, कि कैसे हो गया भाई, इसकी सूचना आप तुरंत दें, या आपने ये कैसे करके ले लिया। तो उसके लिए हमने इनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह का वर्जन निकाल लिया, क्योंकि कई बारी आप अगर रूल बुक में जाएंगे या कानून में जाएंगे तो कई शब्द हिंदी के इस तरह से होते हैं कि शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे, तो उसके लिए आपको इंग्लिश वर्जन की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो मिली जुली है, हम हिंदी तो है लेकिन हिंदी हमें अच्छी तरह से आती नहीं है, और हम एक तरह से इंग्लिश अगर बोलें तो उसमें भी कंफ्यूजन है। तो हमारी जो भाषा एक तरह से कहा जाए तो मिली जुली एक तरह से कहा जा सकता है हिंदी इंग्लिश, तो इसलिए हमें दोनों तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ी। उसके बाद में जब हमने उसमें पढ़ा तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप प्रश्नवाचक चीजें नहीं, हाँ प्रश्नवाचक चीजें लिखी नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते हैं, क्लॉज है 1 by 1, और हमने वो 1 by 1 उसमें निकाल करके उनको लेटर भेज दिया है कि इसमें इस तरह का कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। और हाँ, कई बारी ऐसा भी आया है कि लोगों ने ये लिखा कि मैंने आपके दफ्तर में फलाने तारीख को चिट्ठी लिखी थी और मेरी नौकरी कब तक लगेगी। तो उनका जवाब वही लिख सकते हैं कि भाई कब तक लगेगी, हम क्या बता सकते हैं। एक तो जवाब उनका ये हो सकता है, लेकिन ये जवाब देना भी RTI एक्ट 2005 के अगेंस्ट होगा, क्योंकि आप उस जो चेयर है या जो पोस्ट है वहां पे आप बैठे हैं, और आप उस डिपार्टमेंट या उस विभाग से संबंधित किसी भी जानकारी को देने के लिए लायबल हैं, या क्या कहेंगे, आपका दायित्व है। हाँ, अगर आपको दायित्व ये लगता है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तो आप जिम्मेदारी आपकी तब खत्म होगी जब आप वो कुर्सी छोड़ देंगे, है ना। लेकिन तब तक आपको जवाब देना ही होगा। तो आप उनसे सवाल, हाँ, अब उन्होंने ये पूछा कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी, तो वो ये नहीं कह सकता कि इतनी तारीख तक लगेगी। हाँ, ये सिर्फ ये लिखें कि भाई ये एक विचाराधीन मामला है या प्रोसेस में है, इस तरह का जवाब उन्हें देना होगा। और उसके बाद में RTI के हिसाब से आपने सबसे पहले लेटर उन्हें लिखा, आवेदन लिखा, और आवेदन लिखने के बाद में अगर उनका जवाब आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है तो फिर आप अपील में जा सकते हैं। अपील के बाद में फिर वो अपील चलती रहती है 1-2 जगह, और उसके बाद में आप जो फाइनल आयोग जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनके पास में जाकर के और वहां से सोल्यूशन हो जाता है। सरकारी दफ्तरों की जहां तक बात कर रहे हैं तो अधिकतर मैंने डील किया नहीं, लेकिन जब भी मुझे डील करना पड़ा तो बातें कुछ अलग होती है। जनरली हम ये सोचते हैं कि हमने किसी अधिकारी से या किसी सरकारी व्यक्ति से बात की है तो वो बात हो गई है, उन्होंने हमसे कोई जवाब मांगा,
और हमने उनको जवाब दिया, उनसे पूछा, तो जनरली वर्बली बात एक तरह से हो जाती है, तो वो ही शायद काफ़ी होगा। लेकिन जो प्रोसेस है उसके अंदर जब मैंने देखा, बहुत सारे लोग बहुत बेहतरीन हैं कि जो अपनी लायबिलिटी समझते हैं और सही तरह से जवाब देते हैं, मुकर नहीं जाते हैं। लेकिन अधिकतर केसेस में मेरी ये राय है कि आप रिटर्न डॉक्यूमेंट के ऊपर ही यकीन करें, क्योंकि कई बारी क्या होगा कि आज आपसे एक चीज बोल दी जाएगी और जब कल की तारीख में कोई झोल सामने आएगा तो बोलेंगे हमने तो कहा ही नहीं, है ना। क्योंकि सरकारी दफ्तरों के अंतर्गत या अंदर इनको डील करते करते मैं भी वो शब्द काफ़ी अच्छे से सीख गया हूँ। तो आप से मैं यही कहूँगा कि आप रिटर्न डॉक्यूमेंट पे भरोसा करें, क्योंकि फाइनली जब बात होती है तो यही कहा जाता है कि जिसमें जो पेपर है उसमें लिखा क्या है। और सरकारी दफ्तर जितने भी हैं उसके अंदर एक चीज़ पढ़ने और लिखने में समझ में आती है कि अक्षरदत्त अक्षर का पालन, यानी कि जो पेपर में लिखा हुआ है आप उसको ही करेंगे। यानी कि आप कोई भी डिस्प्यूट की स्थिति होगी या कुछ भी होगी, वो अक्षरदत्त अक्षर ही पालन होगा। यानी कि एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है कि ऊपर वाले की लिखी हुई बात को नीचे वाला मांगेगा, नीचे वाला तीसरा। लेकिन इसका एक मैं सोच भी रहा था मजाक मजाक में कि कई बार तो इस तरह से ये हो जाएगा कि जो साहब होंगे वो नीचे वाले को कहेंगे कि भाई एक गिलास पानी ले आइए, तो वो कहेंगे भले लिख करके दे दीजिए, है ना। तो ये बड़ा मुश्किल भी एक तरह से कई बार हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज वो डिनाई कर सकता है, क्योंकि सिस्टम ही इस तरह से है कि वर्बल बातों को आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, आप रिटर्न पे ही भरोसा करेंगे। तो ये तो थी एक बात। तो वो जो बात जो हो रही थी, वो अक्सर ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जो आपकी एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो रिजेक्ट करने में होता क्या है कि जो उनका जवाब होता है, वो जवाब के अंदर वो ये लिख देंगे कि ठीक है जी हमसे संबंधित नहीं है ना। तो और या दूसरा ये कह सकते हैं कि ये सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, या फिर एक तीसरा सबसे बड़ा जो अधिकतर यूज किया जाता है कि हमारे पास में इस सूचना से संबंधित इतनी प्रतियां हैं, 1000 प्रतियां हैं या 10,000 प्रतियां हैं, और फोटोकॉपी 2 रुपए की एक होगी, इसलिए आप 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 और आप 20,000 50,000 या जैसा भी है इतना आप जमा करवा दीजिए। तो उसके पीछे उनकी इंटेंशन ये होती है कि जिसने आरटीआई लगाई हुई है उसके पास में वो जवाब जाएगा, वो बोलेगा यार 20-50 हजार रुपए कहाँ से देना है, क्यों देना है, वो बात ऐसी तरह से खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए प्रोविजन ये है कि अगर आप कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट अगर ये कहता है कि ठीक है जी ये फोटोकॉपी वगैरह है, इसका पैसा बशर्ते जिसने सूचना मांगी है वो तो देना ही पड़ेगा जितना भी होगा, लेकिन उसके लिए ये है कि ठीक है उन्होंने कहा कि 50,000 आप इसमें जमा करवा दीजिए, तो आप उनको बोलिए कि ठीक है आप डिमांड नोट बनाइए, है ना। तो आप उनको चिट्ठी लिख सकते हैं कि डिमांड नोट, यानी कि डिमांड नोट के अंदर वो आपको लेटर में लिख करके देंगे कि ये प्रतियां हैं और इसका इतने रुपए की दर से ये होगा, तो फिर आप जाकर के वहां पे इसे जमा करा सकते हैं। लेकिन वो फिर आपको गलत नहीं बताएंगे, ये नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि 50,000 या 1 लाख है या कल की तारीख में आपको वो ये, क्योंकि सूचना का अधिकार है तो उसमें आपको ये नहीं बोलेंगे अच्छा हमने 50,000 आपको ऐसे ही कहा था डराने के लिए, ऐसा नहीं। तो सबसे अच्छा ये है कि जो मुझे समझ में आया कि जब भी आप आरटीआई का आवेदन देते हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा लगेगी कि लेकिन उसके नीचे जितने भी क्लॉज हैं, जो जो चीजें सूचनाएं आपने मांगी हैं, उस सूचनाएं से संबंधित जितने भी एक्ट हैं, यानी कि इसके अंदर या फिर इसके अंदर जितने भी एक्ट हैं वो जरूर लिख दीजिए वहां पे, क्योंकि उनको याद दिलाना पड़ता है कि हाँ, इवन यहां तक कि ये भी कई बार लिखना पड़ता है कि अगर आपने ये देर की तो इसमें दंड का क्या प्राविधान है, ये भी उसमें लिखना पड़ता है कि अगर आपकी जो सूचना है उसको आप देने के लिए लायबल नहीं है तो बताइए फिर किसको देनी है, उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, मुझे भी सूचित कर दीजिए। यानी कि इसके अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई कि जिन्होंने ये बनाया होगा उन्हें पता था कि मैकेनिज्म के अंदर किस किस तरह के घाव हैं और वो आपको किस किस तरह से घुमा सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन तो यही होगा कि इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपका इससे वास्ता पड़े, मैं तो चाहूंगा कि वास्ता नहीं पड़े तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक समझ के तौर पे दोनों ले लीजिए या एक ले लीजिए, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, और उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। बड़ा मजा आएगा आपको। फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ सकती है या ना भी जरूरत पड़ती है, किसी को एडवाइस आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि सूचनाएं लगभग सभी सेम होती हैं और सूचनाएं प्राप्त करने में ज्यादा मुश्किल आपको जो घात किस्म के लोग हैं उनसे निपटने में होगी। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर तक हमें देखा और सुना। मिलेंगे इसी तरह के या किसी दूसरी तरह के वीडियो में। बाय बाय।